नमस्कार। वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आज बहुत स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ। हमारे देश में आपको पता है अलग अलग जगह में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एंड देयर आर डिविसिव पावर्स जो हम बिना मतलब के हमारे बीच में डिविजन्स बहुत ला रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति है जो हु इज trying to unite people, trying to find out the faults and trying to expose the people who are actually behind all these things. I welcome Puneet Sahani ji, and of course, he is very fearless. He is the coordinator of SEVA, that is Six for Enlightenment Values Association. And I actually came across his tweets. एंड मुझे उनकी ट्वीट्स में जो बहुत अच्छा लगा था, ही वाज स्पीकिंग अबाउट द सिख वॉरियर्स एंड ही वाज आल्सो कॉम्प्लीमेंटिंग द वॉरियर्स ऑफ महाराष्ट्र एंड मराठाओं के बारे में भी लिखा था. दैट वाज द थिंग व्हिच एक्चुअली brought him into my view, and I started reading, and then I found him, I followed him, I saw him on Jaipur Dialogues. I saw him with Harshavardhan ji. I saw him on another channel also, and I was very impressed. And I think whatever he's going to speak today is going to really, make you people aware of many things. Namaskar, Puneet ji. Namaste, namaste. Jai Bhavani, Jai Shivaji. Thank you for the kind words. Jai Shivaji. पुनीत जी, आपने वो जो थ्रेड लिखा था ना, जो मुझे बहुत एक्चुअली मुझे अच्छा लगा था कि आपने वो लिखा था कि मराठाओं ने अटक तक कब्जा कर लिया था, एंड फिर आपने गुरुओं के बारे में, उनकी लड़ाई के बारे में भी, एंड कैसे अत्याचार होता था. तो आप प्लीज उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएंगे? Of course, ma'am. So actually, so there are several parts to the story. So आप देखिए, जैसे इस्लाम भी जो शुरू हुआ, it starts in Arabia and it goes in 3 directions basically. तो आप ये देखिए, एक तो जो अफ्रीका की तरफ गया, then it goes towards Europe. तो यूरोप के भी जो रास्ते में सारा टर्की जो है, ये जो सीरिया और टर्की है ना, ये असल में मेन क्रिश्चियनिटी की जगह होती थी. जब आपने आगा सोफिया का भी सुना होगा, जैसे इस्तांबुल का नाम है कॉन्स्टेंटिनोपोल, मतलब जो आप मान लो जो काशी होता था हमारा, वो इस्तांबुल होता था क्रिश्चियनिटी का. तो वो पूरा साफ हो गया, ये वियना तक है. जो ये ईरान है, ये बेसिकली सिविलाइजेशन है, दैट इज सिस्टर सिविलाइजेशन ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन. यहाँ पे वेस्टा होती थी. फिर जो ये सारा अफगानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये जैसे साफ हो गया ना, तो इंडिया के नीचे है, मतलब इट गोज एंड इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, बट इंडिया स्टिल सर्वाइव्स. और एक विल ड्यूरांट है, मैं तो उनको बहुत रेकमेंड करता हूँ. he actually wrote 100 years ago on India, and he is a great historian who basically wrote about all civilization stories. And he basically says the Islamic conquest of India is the bloodiest story in history of mankind. उनका एक 2 पन्नों का essay है, मैं आप उसको अपने लिंक में भी डाल दीजिएगा. But how did India, there are 2 questions. First, why did India face so much bloodshed, and how did India survive? Because बाकी सारे तो 40-50 साल में चलो भाई खत्म. ये जो है, अच्छा मैं आपको अरबों में भी बताऊं, when I said they go to Africa, जैसे ये बने तो सऊदी अरेबिया में, बट द मोस्ट एजुकेटेड जो मुस्लिम वर्ल्ड का, मान लो आप इंडिया होता है जिसको उम्मे दुनिया कहते हैं, दैट वाज इजिप्ट. वो सैकड़ों साल तक तुर्कों का गुलाम रहा. ये जो कहते हैं ना कोई इस्लाम का नहीं था, इट वाज बेसिकली टर्किश इंपीरियलिज्म. देयर वाज नोबडी टिल द ब्रिटिश केम जो इजिप्शियन का रूलर हो, जब से इन्होंने कत्ल वगैरह शुरू की. अब इंडिया के भी, लाइक इफ यू लुक एट द जियोग्राफिकल मास, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज, इफ यू हैव टू स्टडी एनीथिंग की वॉर क्राफ्ट को अगर हम करें, तो फर्स्ट चीज हमें करनी पड़ती है, उसकी ज्योग्राफी देखनी पड़ती है. तो और हमें देखना पड़ता है कि जो इन्वेड कर रहा है उसके पास क्या सुपीरियर टेक्नोलॉजी है. तो जो हमारे ऊपर टर्किश इन्वेजन हुई, वी ऑलवेज हैड सुपीरियर ह्यूमन, क्या कहते हैं, potential as human resource. We always had superior metallurgy. We had the Rajputs. ये आप खुद पढ़ लीजिए, were the samurais of India. But why were they losing? Because उस टाइम की जो मेन टेक्नोलॉजी होती थी या सुपीरियर होता था, that was actually the horse. और horse had always been a very special animal. जैसे आपको यहाँ पे horse के अवशेष अश्वमेध यज्ञ होता था, because it was the most expensive thing.
तो इंडिया में हॉर्स ब्रीड नहीं हो सकता फॉर मेनी रीजन। एक छोटी सी बेल्ट है काठियावाड़ मारवाड़, और वहां के बीच में थोड़े हॉर्स होते हैं, बट जो मेन अरबिक ये तुरान से आते हैं हॉर्स, दैट वाज ऑलवेज, महाभारत के भी टाइम से ये जो अफगानिस्तान एरिया और इसके ऊपर से आते थे हॉर्स। तो व्हेन वी लॉस्ट दैट एरिया वी लॉस्ट द वॉरक्राफ्ट। मतलब आप सुनिए कि हम वो आर्टिलरी बैटल लड़ रहे हैं और हमारे पास टैंक नहीं है सुपीरियर। अच्छा, अब हॉर्स आ जाते थे। हॉर्स से इंडिया को आप 3 पार्ट में डिवाइड करिए। एक ऊपर वाला पंजाब हो गया, और फिर बीच में जो आपको सहीदरीज माउंटेन्स हैं, और नीचे जो हो गया दैट इज बिलो, दैट इज काइंड ऑफ अ डिफरेंट इंडिया। और हर बंदे का इसमें अपना योगदान है कि सहीदरीज के ऊपर जो सिखों का ज्यादा योगदान है, और सहीदरीज के नीचे मराठों का बहुत ज्यादा योगदान। अब उसको टेरेन को ही समझ ना सके। अब कई वो सिख कह रहे थे बेसिकली, जो आपने थ्रेड का उसको भी अब लिंक डाल दीजिएगा कि जी सिखों ने सारा कुछ कर दिया, बाकी ने तो कुछ किया ही नहीं। भाई आप जो शिवाजी महाराज हैं, वो गुरु तेग बहादुर हैं, मतलब जो गुरु गोबिंद सिंह जी के फादर हैं, दे आर ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरीज, एग्जैक्ट कंटेम्प्रेरीज। आप उनके बर्थ डेट देखिए, आई थिंक गुरु तेग बहादुर डाइज इन 1675, शिवाजी महाराज डाइज इन 1680। तो आप देख लीजिए कि अगर मुगलों से कितने बंदे लड़े, मुगल उनसे कितने साल लड़े, मुगलों ने अपनी कितनी सेना भेजी, मुगल कितने मर गए, मुगलों ने कितने मारे, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि द मराठास वाज इनकंपेरेबली मोर देन सिख्स, एंड आई एम टॉकिंग इन गुरुस टाइम। तो ये तो बात होगी। बट इसको देखने का दूसरा भी तरीका है कि उस टाइम अगर आप हॉर्स से लड़ रहे हो, बेसिकली पंजाब तो पूरा प्लेन है, तो आप बेसिकली आप अफगानिस्तान से निकलो और सीधा बंगाल भाग सकते हो 2-3 महीने में। बट इफ यू हैव अ माउंटेनस टेरेन, तो आप अपनी सप्लाई लाइंस यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ बेटर। सो इन दैट थिंग दे हैड द टेरिटोरियल एडवांटेज कि मतलब you can, so everything has to be studied in the context of history and in the, what do you say, kya kehte, in the context of geography. Even if you look at the third battle of Panipat, this was the thing. So the Marathas go to Delhi, but still their supply lines are running all the way back to Maharashtra. So you have to understand the terrain, and everybody has a very, if you look at the entire, जिनको सबसे बेरहमी से मारा, जिनको सबसे ज्यादा बेरहमी से मारा, वो क्या कहते, और मतलब, और वो एक है जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही लीव्ड आफ्टर हिम वाज बंदा सिंह बहादुर, और शिवाजी महाराज के बेटे जो थे संभाजी महाराज। आप इन दोनों का पढ़िए, और ये कोई हवा में बात नहीं है। जो मतलब उस टाइम जो बहुत सारे यूरोपियन ट्रैवलर हैं, उन्होंने उनका दिखाया कि मतलब कैसे हुआ, क्या बात है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ as good a history as you can get in 17th or early 18th century. You cannot get more accurate than that. और आप देखिए कोई मिलता ही नहीं। तो actually Marathas and the Sikhs, they always, as I study them, they are fighting in different theaters, but they keep on reflecting each other. And that is why if you read all European records, their always worry is कि the Marathas and Sikhs should not join forces together, otherwise we cannot survive. But Shivaji was not there, and Guru Gobind Singh Ji was not there, who had like a tall stature, who could actually make this happen. So this didn't happen. So then we had to have like a British rule for much longer. But that is the large arc of it. मैं एक क्वेश्चन आपको ये सिखों के इसमें से ही पूछ रही हूँ, जो रंजीत सिंह जी से जब तक थे तब तक तो ब्रिटिशर्स को हिम्मत ही नहीं पड़ी थी, मगर उनके बाद इतना बिखराव कैसे हो गया, ये एकदम कैसे हुआ, पॉलिसी क्या चेंज हुआ पॉलिसी में? देखिए देयर आर सेवरल रीजंस। चलो एक आपको बात भी बताते हैं कि जैसे मराठा भी कहते हैं हम अफगानिस्तान पहुंच गए, राइट, और सिख भी कहते हैं हम अफगानिस्तान पहुंच गए। बट देखो भाई, मेरा कोई, आई एम ग्रेटफुल दैट आई वाज बोर्न इन अ कंट्री व्हिच गिव गुरु गोबिंद सिंह जी एंड शिवाजी महाराज, बट माय कमिटमेंट इज टू द ट्रुथ कि जहां मर्जी फैले, मैं किसी की जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए नहीं बैठा है। आपको पता है जो मेन सिटी होती थी अफगानिस्तान की, आज भी पेशावर और काबुल है, राइट, और उनका उस प्रोविंस का नाम ही होता था पेशावर व काबुल, मतलब पेशावर एंड काबुल, दिस वाज वन एरिया। और जो सारे के सारे मुगल होते थे, इनकी समर कैपिटल होती थी काबुल। मतलब जैसे औरंगजेब भी होता था, उसको गर्मी लगी
तो वो छोड़ के चला जाता था काबुल। ना कोई मराठा काबुल पहुंचा, ना कोई सिख काबुल पहुंचा। पेशावर इज जस्ट ऑन द अदर साइड ऑफ इंडस, और वहां तक वो पहुंच गए। अच्छा, अब आपने बात की जो महाराजा रंजीत सिंह थे, उनको भी अब ये लोगों को नहीं पता, वो महाराजा पंजाब दे भाई। पंजाब के दो पार्ट है, एक है मतलब, और वो डिवाइड भी हो गया, एक है वेस्टर्न पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया, एक है जो ईस्टर्न पंजाब जो इंडिया में आ गया। अगर आप महाराज, और आप उनकी जो वो क्या कहते, मोर और लेस जो है ना, वो वेस्ट पंजाब को ही रूल करते थे। जो आज ईस्ट पंजाब है, कोई आप एक दो डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो, अमृतसर को छोड़ के, ये महाराजा रंजीत सिंह के काबू में होता ही नहीं था। अच्छा। मतलब ही, हाँ, तो ही हैड अ ट्रीटी विद क्या कहते हैं अपना ब्रिटिश, कि जो सतलज के ऊपर ऊपर है, हाँ। वो तुम संभाल लो, और जो सतलुज के नीचे नीचे है, मतलब सतलुज के नीचे नीचे क्या भैया, लुधियाना हो गया, पटियाला हो गया, जलंधर हो गया, जिसको आज हम पंजाब सेंट्रल समझते हैं, वो सारा का सारा उनके पास होता ही नहीं था, ये सारा ब्रिटिश कंट्रोल में होता था। अच्छा, ये सतलज बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी है, मतलब जो मराठास लॉस्ट अगेन, यू नो वी कैन गो इनटू इट बिकॉज ऑफ द टेरेन एंड सप्लाई लाइंस, बट अब्दाली सफर्ड द बिगेस्ट रिवर्सेस, और वो वहां से भागा, और उसने जाते ही चिट्ठी लिख दी पेशवा को कि भाई ये जो सदाशिव राव है भाऊ, मैंने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने मेरे से लड़ाई करवा दी, और आप मुझे सतलज तक यहाँ देखिए, और बाकी तुम अपना जो करना है करो, मतलब जैसे दिल्ली पे ये बिठा दो। अच्छा, महाराजा रंजीत सिंह ने ऊपर फैलाया एंड ही वेंट, बट बेसिकली देयर इज अनदर थिंग दैट हैपेंस व्हेन द ब्रिटिश कम, देन द टेक्नोलॉजी चेंजेस फ्रॉम द हॉर्स टू द आर्टिलरी। उस टाइम जैसे आप मान लो, इसको समझो आप, जैसे मान लो अगर आप लड़ रहे हो, आपके पास दुनिया के सबसे बड़े बड़े पहलवान हैं, बट वो भाले लेके घूम रहे हैं, और आपके आधी हाइट के और आधी ताकत की अगर कोई घोड़े पे आ रहा है, तो घोड़ा आपको कितनी मनूवरेबिलिटी देता है, तो घोड़ा तो आपसे जीतेगा ही। So they had war horses, superior war horses and regular supply of them. That's why we were losing from the Turkish invaders. But suppose you get artillery, मतलब आपके पास तोपें बंदूकें आ गई, तो घोड़ा तो खत्म हो गया, आप गोली मार दो, उसकी मनूवरेबिलिटी जो है, स्पीड है, तो खत्म हो गया। तो ये जो महाराजा रंजीत सिंह का भी ये था, उन्होंने रेजिमेंट तो सारे बना दिए, गुरखों के बना दिए, डोगरों के बना दिए, एक उन्होंने अकाली गांव का भी बना दिया, और जो असल में जो कॉन्कर भी किया, ये सारा खत्रियों ने किया। बट वो जो था, उन्होंने सारे फ्रेंच भर दिए अपनी आर्मी में, मतलब जो था ना, जो ऑफिसर कोर था, क्योंकि उनको पता था कि वी हैव टू हैव अ मिलिट्री, तो हमें सुपीरियर टेक्नोलॉजी चाहिए। बट बाय द टाइम महाराजा रंजीत सिंह फॉल्स, द ब्रिटिश आर आल्सो, वी डोंट नीड हिम, बिकॉज ये तो फ्रेंच के थ्रू ले रहा है ना जो टेक्नोलॉजी, हमारे पास तो सारी आर्टिलरी है, एंड दैट्स व्हाई दे, उन्होंने हरा दिया उनको। और ब्रिटिशर्स जो थे, महाराजा रंजीत सिंह तो कभी पेशावर से आगे नहीं गए, ब्रिटिश तो काबुल तक चले गए। तो बेसिक देखिए, एक इंडस हमको डिवाइड कर रहा है, तो इंडस के उस साइड है पेशावर, उससे आप डीप जाओ तो आपको मतलब, तो वो तो जा सकते थे। तो इट इज ऑलवेज, वॉर इज ऑलवेज अबाउट सुपीरियर टेक्नोलॉजी। आज भी आप मान लो इंडिया के पास, मतलब कोई कोई कितना भी बड़ी कंट्री हो, कितने भी बड़े शक्तिशाली हो, कोई भी वर्ल्ड चैंपियन रेसलर हो, आज जिसके पास मान लो, जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, दैट विल विन। So it's always the technology that wins, and that's why we have to invest in the human potential. Of course, a culture and like of patriotism and valor also helps, but what really decides the war is actually technology. आज तो बंदा बहादुर जी का ये भी है। आज मैंने 2-3 पोस्ट आपके भी शायद पढ़े, एंड कुछ और लोगों ने भी लिखे थे, तो आप उनके बारे में कुछ बोलेंगे क्या? और मुझे एक और बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे, हरि सिंह नलवा जी, इन दोनों के बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना, अब ये देखिए जो बंदा बहादुर है, सो देयर इज अ लॉट की, जैसे जो गुरु महाराज हैं, इट इज क्या कहते हैं, हिज सन्स आर किल्ड एंड ही वांट्स बेसिकली बिकॉज वो 5 और 7 साल के बच्चों को भी मार दिया, सो ही वांट्स द गवर्नर मींस चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम। सो मुस्लिम जो मुगल एम्पायर था, इट हैड अ लॉट ऑफ प्रोविंसेस, उनको सूबा कहते थे, और वो सूबेदार मान लो चीफ मिनिस्टर हो गया उस टाइम का। तो सरहिंद में जो एरिया था, दैट इज सेंट्रल पंजाब, जहाँ पे इन्होंने गुरु के बच्चों को मारा। सो गुरु वांटेड द फॉलोअर ऑफ औरंगजेब, फर्स्ट औरंगजेब, एंड देन ही डाइड, एंड देन उसका मौजम नाम था, बाद में बहादुर शाह 1 हो गया, नॉट बहादुर शाह जफर,
that he should punish this guy Subha Sarhen. He doesn't punish him, and at that time he gets this Rajput who has basically become a sadhu in Nanded, where he is basically to go and punish Subha Sarhen. And actually, he is the one who basically conquers central Punjab, and he brings out these reforms. And it is, when he does it, it's I think 10th December 1710. मतलब he basically fights fire with fire. So he उसके नाम का फतवा आता है पहला. It is, he says, नानक परस्तन हरज की बायाबन बाकतल रसानंद. ये बेसिकली कहते हैं कि नानक परस्त, उस टाइम कोई सिख नहीं बोलते थे, हमें नानक पंथी बोलते थे. जैसे दादू पंथी हो गए, आप शिवाजी महाराज का भी लेटर देखो औरंगजेब को, तो वो सारों का कहते हैं दादू पंथी, ये तो हम ऐसे नानक पंथी कहते थे हमें. उस टाइम फतवा निकला कि जहां पे भी कोई सिख मिले उसका मतलब या कत्ल कर दो, या मतलब, और कि बेसिकली एवरी सिख हैड अ हेड. एंड एक्चुअली आई थिंक दिस इज द मोस्ट ग्लोरियस पार्ट ऑफ सिख हिस्ट्री, which happens between the times when the Guru has died. There is no Guru in physical form. Guru Gobind Singh Ji has died, and Maharaja Ranjit Singh has not come. So it is basically utter chaos. And this is about 90-year period, and for 60 years, this was basically the policy कि जहां सिख मिले मार दो, और इनका कोई सर ले आओगे तो इतनी पैसे मिलेंगे, कोई अगर कोई इंफॉर्मेशन दे दे तो इतने पैसे मिलेंगे. और इट इज सो फैसिनेटिंग कि आपको वो, आई थिंक मैंने ग्रेवाल की किताब में पढ़ा या वो खुशवंत सिंह की किताब में पढ़ा, इसके आपको रेफरेंसेस मिलेंगे. इन्होंने हरिद्वार जाके कितने साधुओं को मार दिया. जैसे अगर गुरु ने हमें वो भी दी, यूनिफॉर्म भी दी, शक्ल भी दी कि दैट वी स्टैंड आउट, उन्होंने हमें साधुओं की दी. जो मुगल मार रहे थे उनको तो पता नहीं लग रहा था कि भैया ये सिख है, ये हरिद्वार के साधु हैं. उन्होंने कितने हरिद्वार के साधु जाके मार दिए. जो उन्होंने कहा ना कि अब, और बात भी सही है, आप किसी की साधु का सर पकड़ के दे दो, उनको क्या पता भैया ये सिख है कि ये साधु है. तो बंदा सिंह बहादुर, and he fights, and then again it's the same, like he's captured like Sambhaji Maharaj and he's killed in the most brutal manner. And actually there is जो एक सिख विकी है वो बिल्कुल बकवास है, उस पर सब कुछ झूठ लिखा होता है. बट जो बंदा सिंह बहादुर है उसके उन्होंने यूरोपियन रेफरेंस दिए हुए हैं कि ये क्या कहा, तो उसको पढ़ लीजिए. एंड अगेन what is so beautiful about Maratha and Sikh histories is it keeps on echoing each other. जैसे शिवाजी महाराज भी क्या कहते हैं कि ये पे धर्म युद्ध है और मैं ये मलेच्छों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, और ये मतलब ये इससे एग्जैक्ट वर्ड्स गुरु गोविंद सिंह जी यूज कर रहे हैं. अच्छा अब देखिए शिवाजी महाराज, एंड ही गोज एंड उनको कोई मिल जाता है, एंड ही बेसिकली टेक्स द सिसोदिया टाइटल. सिसोदियाज आर मेवाड़्स एंड ऑफ राजपूत, ठीक है. बट जो उनके गुरु हैं वो तो समर्थ रामदास हैं, राइट. अब समर्थ रामदास की एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है. समर्थ रामदास, सो बिफोर शिवाजी ही गोज इन आई थिंक 1630s टू ये हिमाचल पंजाब एरिया, मतलब पंजाब हिल्स. वहां पे उनको गुरु हरगोबिंद मिलते हैं, एंड ही इज द 6th गुरु, बट द फर्स्ट गुरु टू पिक अप आर्म्स. द फर्स्ट गुरु, तो हमारे 10 गुरु में फर्स्ट गुरु टू पिक अप आर्म्स. तो वहां पे वो समर्थ रामदास उनको कहते हैं कि भाई आप तो ये तो नानक पंथी हो, मतलब आप तो ये तो मतलब जैसे कोई नामदेव हैं या कबीर हैं ऐसे, तो आप सुलह सफाई की बात, आपने ये शस्त्र क्यों उठा लिया, आप घोड़े पे क्यों चढ़े हुए हो. तो उसका वो देते हैं कि ये जो शस्त्र है ये पापियों को मारने के लिए, अंदर से मैं आज भी संत हूं. ये बात कही, एंड ही बेसिकली एग्रीज, एंड समर्थ रामदास बेसिकली ट्रेन्स शिवाजी अगेन टू बी अ सेंट वॉरियर. And this thing is 100% true because we find verification from both ends. जो क्या कहते हैं अपना मराठी sources से भी and Sikh sources से भी this story is actually verified. And we see this also in Maharaja Ranjit Singh's time. महाराजा रंजीत सिंह के भी टाइम में जो उनको कहते हैं ना, ही बेसिकली उनका तिलक अभिषेक तो करा दिया, गुरु नानक के वंशज थे जो सिख थे, बट उनके भी जो गुरु थे जो बेसिकली उनको कह रहे थे धर्म, हिज गुरु वाज वस्तीराम, मतलब ही इज बेसिकली स्पिरिट, जैसे समर्थ रामदास और टू शिवाजी महाराज. सो दिस इज अगेन दिस आइडिया ऑफ कि धर्म की पताका, एंड इट्स द सेम. जैसे मराठों से पूछा कि तो वो कहते हैं हमें सोमनाथ के गेट चाहिए, जो गजनी ले गया था. महाराजा रंजीत सिंह said the same. Afghan said we want peace. He said okay, we can think about it. Give me the gates of Somnath.
So yeah, it's basically, I think it's people driven by very similar ideas, great valor, but finding in different theaters. And these are different theaters because see, देखिए आप कराची से आप जाइए लाहौर, लाहौर से जाइए बंगाल, so it is an inverted V. This theater is completely different because it is complete flatland. आप इंडिया का टोपोग्राफिक मैप देखिए ना, इसका मतलब ये है, it is so flat that you can go 1 kilometer and you would have like half a feet. मतलब basically जो एक वो क्या कहते हैं उसको, मतलब आप पौड़ी क्या कहते हैं, आप जैसे क्लाइम करते हैं ना, तो it's not even one step in 1 kilometer. So basically horses can run through that. Or but if you take when it's not too hot and it's not too rainy between October to February, so then the rivers can be forded. So all the invasions also happened through October to February. बट जो आप जाइए वो तो पहाड़ी इलाका है, सहीदरी से नीचे हो गए, और वो रिवर चलती रहती हैं, दे क्रॉस अक्रॉस इट. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिएटर विद वेरी डिफरेंट टैक्टिक्स दैट यू हैव टू फाइट. एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपको पूछ ही लेती हूँ. वो ये है कि जैसे आपने जैसे बोला, चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, हम लोग धर्म के रक्षा के लिए, ये लोग हमारे धर्म के रक्षा के लिए लड़ते थे. तो आज ये सवाल कहाँ से आ जाता है कि सिख और हिंदू अलग है, हम तो भाई भाई है. तो ये कहाँ से आ गया? ये तो आप देखिए, इसके ऊपर मैं टॉक टू दे चुका हूँ. ये जो था, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था. देखिए, ये तो 1839 महाराजा रणजीत सिंह डाइट्स, उसके 10 साल बाद 1849 पंजाब कोलैप्सेस, कि उनको कुछ पता नहीं. जैसे ही कोलैप्स हुआ, मतलब वहां पे कोई चर्च नहीं होता था, इन्होंने चर्च खोला लाहौर के अंदर. लाहौर को खोलने के बाद इन्होंने क्या किया, एक कपूरथला का राजा था, उसको क्रिश्चियन कर दिया. अमृतसर का ग्रंथी, उसको क्रिश्चियन कर दिया. महाराजा रंजीत सिंह के बेटे को ले जाके उसको क्रिश्चियन कर दिया. मतलब दिस वाज बेसिकली देयर थिंग. एंड आफ्टर क्या कहते 30 years of when the महाराजा रंजीत सिंह collapses, they do the first survey कि आप बताइए कि आप हिंदू हैं, सिख हैं. लोगों को समझ ही नहीं आया भाई ये क्वेश्चन क्या है, क्योंकि जो हमारा what we have is our civilization is knowledge based. कि तुम्हें मतलब क्या है, we are not faith based. कि मतलब ये इसमें जैसे वो कोई आपको जैसे वो कहते हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं कि एक अल्लाह है और मैं गवाही दे रहा हूं कि मोहम्मद जो है वो है. भाई तुम कौन होते हो? तुम अपनी पड़ोसी की गवाही दे सकते हो कि तुम्हें कि वो अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है? तुम 1400 साल पहले आदमी की क्या गवाही दे रहे हो कि वो अल्लाह का पैगंबर है? और तुम्हें इतना नहीं पता कि तुम्हारे सामने नामदेव बैठे हैं, कि गुरु नानक देव बैठे हैं, कि गुरु, तुम उनकी तो गवाही दे नहीं सक रहे. मतलब हमारे में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है. हमारे में तो जो नॉलेज बेस्ड कॉन्सेप्ट, सिख का मतलब ही स्टूडेंट है भाई. ये लड़ाइयां लड़ रहे हैं कि तुम्हारा सिलेबस में क्या है, तुम्हारी यूनिफॉर्म क्या है. ये तो मैं आपको बता रहा हूँ. आई गो बैक टू, आई डाइग्रेस. 81 में पहला सर्वे हुआ. दैट इज द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने लोगों को समझ ही नहीं आया कि भाई ये क्वेश्चन क्या है. तो कईयों ने देन दे डिड 1891 बिकॉज दे हैड टू also after the 1857 war they wanted to fill up the Sikhs in the army because the Sikhs for many reasons didn't participate in the 1857 war. और आप अगर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी देखिए कि उसके अंदर नाम तो लगा दिया बहादुर शाह जफर का, बट ऑल द मेन कमांडर्स दे आर ऑल मराठास. अब ये रानी झांसी बाई भी जो है, जो झांसी में लड़ रही है, इसी से मराठा. जो तांतिया टोपे हैं, ही इज मराठा. मतलब और वो जो क्या कहते हैं, जो नाना साहब है, दीज आर द 3 मेन कमांडर्स, सारे मराठा. हाँ जी. ये कौन है? उन्होंने तो ये कह दिया कि चलो भाई, क्योंकि मुसलमान भी हमारे साथ आ जाए, और जो क्या कहते हैं मुगल एम्पायर था, दैट वाज स्प्रेड ओवर अ लार्जर पीरियड. तो उन्होंने टोकन बना दिया कि हाँ जी, बहादुर शाह जफर के फ्लैग के अंदर हम लड़ रहे हैं. बहादुर शाह जफर तो अपने महल में बंद था, उसको कुछ पता ही नहीं कि हो क्या रहा है. ही वाज नोबडी. तो ये तो मराठों का बेसिकली था. ऑफ कोर्स मुस्लिम, बट सिख्स फॉर मेनी रीजंस डिडंट जॉइन. And like that can be another discussion. Or British, you clearly see incentivizing after started incentivizing the Sikhs. क्योंकि उससे पहले क्या होता था, जो पंजाब को भी रूल करते थे या आर्मी में भी थे, वो सारे होते थे इधर बंगाली और कायस्थ.
कायस्थ ये यूपी में जो इनके ट्रेंड होते थे, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश हैड रूल्ड ओवर अ लॉन्गर टाइम, इनको लगता था ये हमारे वफादार हैं। जब इनको लगा अच्छा कि मतलब सिख्स हैव नॉट, सो दे स्टार्टेड पुटिंग अ क्लीवेज कि हम सिख्स को अपने साथ मिला लेते हैं। तो इन्होंने कहा अच्छा आर्मी ज्वाइन करो, तुम्हें लैंड के लिए फायदा देंगे। अगर मान लो जैसे मैं सिख हूं, आपने सिख होकर आर्मी ज्वाइन कर ली, अगर आपने बाल कटवा लिए तो आपको आर्मी से बाहर निकाल देंगे। So, the British started making all these incentives and doing this. They started this division. उस टाइम के जो सारे के सारे सिख स्कॉलर थे, जैसे जो सबसे बड़े स्पिरिचुअल हेड होते थे वो गुरु नानक के वंशज होते थे, उन्होंने कहा हम हिंदू हैं। जो सबसे बड़े स्कॉलर होते थे वो तीसरे गुरु के वंशज होते थे, भल्ले होते थे, उन्होंने कहा हम हिंदू हैं। ये तो सारा ब्रिटिश की खेल थी। मतलब इवन लाइक हिंदू इज नॉट इट्स नॉट वेदर सिखिज्म इज अ रिलीजन और हिंदुइज्म इज नो रिलीजन। It's a way of life. It's a geographical civilizational identity. Exactly. और अच्छा अब ये बताइए, जो गुरु महाराज लिख रहे हैं वो बार बार कह रहे हैं हाँ हिंदू धर्म की मतलब धर्म संस्कृति की रक्षा करना। उन्होंने एक बार भी सिख का या खालसा का भी, उन्होंने अपनी खालसा भी फौज बनाई है तो उन्होंने बनाया कि ये पंथ बनाया है, और ये पंथ क्यों बनाया है? धर्म की रक्षा के लिए बनाया है। एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि भैया ये कौन सा धर्म है, ये क्या है। आप ये देखिए ना, ये बिल्कुल अंग्रेजों के बिके हुए लोग थे। When this Aligarh movement started, this Tat Khalsa movement started at the same time and they used the same slogans. For example, they started using the word qom. कि हम कौम का मतलब होता है नेशन। किसी गुरु ने कभी कोई वर्ड कौम नहीं यूज किया। एंड जो गुरु गोबिंद सिंह जी, he was a great scholar of Persian, and he wrote letters and even in his book he's never used the word कौम। बट ये आए जैसे इन्होंने बनाया अलीगढ़ वालों ने दो कौमी नजरिया, जुदागाना कौमियत, इन्होंने बेसिकली वही की वही लैंग्वेज शुरू कर दी। अच्छा आई डाइग्रेस। 1881 का मैंने आपको बताया ना सेंसस, तो 1.2 लाख पीपल वोटेड एज दैट वी आर सिख्स। उसके बाद उन्होंने कहा 91 में उन्होंने सेंसस कराया कि अच्छा जिन्होंने हिंदू का बेसिकली उनमें से कई सिख तो नहीं है, तो उन्होंने कहा अच्छा अपना सेक्ट बताओ। तो दे फाउंड आउट ऑलमोस्ट 40% पीपल हु बेसिकली थॉट देमसेल्व्स हैड सिख्स who believed in मतलब gurus had marked themselves as Hindus। इसका मतलब क्या हुआ कि आप दो फैमिली में हो, आप या हिंदू भर सकते हो या सिख भर सकते हो। मतलब 40-60, इट्स नॉट 50-50 बट इट्स प्रीटी क्लोज। एंड जो जिन बंदों ने अपने आप को हिंदू भी भरा वो कोई ऐसे नहीं कि मतलब कोई मतलब साधु टाइप थे। द लार्जेस्ट चंक ऑफ देम बिलीव्ड इन गुरु गोबिंद सिंह जी एज द बिगेस्ट गुरु। So this basically starts a movement, like basically which is a Pakistan movement kind of a thing. They started separating and इन्होंने सारे जो सिख इनको मानते नहीं थे, they disagreed, उनको बीच में से निकाल दिया, and that's why we see all the problems that we see that exist today. बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात किया है। मैं चाहती हूँ कि आप हमें फिर से आके बात कीजिए, क्योंकि टॉपिक बहुत वास्ट है। और सबसे ज्यादा जो आजकल डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपके मैंने इंटरव्यूज देखे उसमें भी मैंने देखे कि आप भी बहुत डिस्टर्ब्ड है कि जो ये ब्रिटिशर्स ने जैसे हमारे देश को टुकड़े करने की कोशिश की थी, उसमें से हमारे इतने साल आजादी होने के बाद भी लोग निकल के आ नहीं सक रहे। एंड अगेन पीपल आर कमिंग एंड अगेन पीपल आर डिवाइडिंग। एंड आई थिंक आपके जैसे लोगों का एक्चुअली अप्रिशिएट करना चाहिए जो कोशिश कर रहे हैं। एंड मतलब full-fledged you are devoting yourself to the unity to teach the people what is reality। मुझे पता है आपको भी काफी कुछ बोलते हैं मगर आप डरते नहीं है। ये मतलब you are an inspiration for us actually। मतलब क्या बोलूं मैं नहीं, मैं आपको सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक बात बताऊं ना, ये जो है ब्रिटिशर्स ने किया, इट इज, देखिए यू आर व्हाट योर स्टोरीज आर। मैं आपको एक एग्जांपल दूं दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि जैसे जो अभी मैं आपको बता रहा था ना, द टर्किश इन्वेजन स्टार्टेड हियर। द टर्किश इन्वेजन आल्सो वेंट टू, ये जो आपको शिनजियांग पता है जहाँ पे ये जो चाइना जुल्म कर रहा है उइगर मुसलमानों के साथ, सो अराउंड द टाइम घोरी कम्स टू इंडिया, दिस टर्क्स आल्सो गो टू शिनजियांग। अच्छा, और वहां पे जो इनके जो लोग हैं, दे आल्सो फाइट बैक द टर्क्स। तो जो इनके जो हीरो थे, मतलब उनको ये ऐसे पूछते थे कि जैसे ये शिवाजी महाराज है, गुरु गोबिंद सिंह है, महाराणा प्रताप है, राइट? But the waves keep coming, they don't stop till they basically like clean up everything, मतलब destroy everything। तो इंडिया तो बच गया, मतलब उसमें सिखों का भी योगदान है, शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। So we are still, we exist, that's why we are celebrating them। जो शिनजियांग था उन्होंने पूरा वाइप कर दिया बुद्धिस्ट से।
and there is a book called, it's called Wild West China. बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, आप पढ़िए. उसके अंदर जब ये पूरे खत्म हो गए, मतलब when they all became Muslim, they basically, जिनको ये शिवाजी महाराज के पूज रहे थे कि ये देखो इन्होंने हमें बचाया, इन्होंने हमारी डिफेंस की, उन्हीं को उन्होंने गालियां निकालनी शुरू कर दी, क्योंकि उनकी स्टोरीज बदल गई. ये कहते हैं ये इस्लाम की दावत को रोक रहे थे, ये सबसे बड़े काफिर थे. आज भी जो पाकिस्तानी है, जो सबसे ज्यादा जुल्म तो जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके साथ हुआ, क्योंकि ये सारा का सारा प्लेन है ना जो कत्लो गारत हुई, ये लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, सबसे ज्यादा तो कत्लो गारत वहां पे हुई है. और आज यही कहते हैं, आप उनकी मिसाइलों के नाम देखिए, अब्दाली, घोरी, जिन्होंने इतना, क्योंकि उनकी स्टोरीज बदल गई. अब जो 3 जनरेशन के अंदर आपने अगर स्टोरीज को, ब्रिटिश ने तो ये काम शुरू किया आज से 150 साल पहले, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को भी कोई अकल नहीं, उन्होंने वो प्लेकेट करते हैं, अच्छा कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ नहीं फर्क. आज जो ये इतने सारे पता नहीं कोई इंसान भी हैं कि ये जानवर हैं, और खासकर जो कनाडा में बैठे हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं भाई कि सिविलाइजेशन क्या है, कोई हिस्ट्री क्या है, इनको तो बस नफरत ही सिखाई गई. दे हैव नथिंग इन कॉमन विद अस, दे आर कंप्लीटली पाकिस्तानीज, एंड दैट्स व्हाट आई कीप सेइंग. आप उनकी पगड़ी देखते हो, आप उनको सिंह देखते हैं, ये कहते हैं ये हमारे भाई, ये कोई हमारे भाई नहीं है भाई, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है. और इनके खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ना है जो शिवाजी महाराज ने और जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने चलाया. तो दीज आर द मलेच, these are the biggest jihadis and we have to fight them and we should not be confused. और यही शिवाजी महाराज और गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि आप तुम धर्म के आड़ के लेके बदमाशी करो तो वो कोई कम नहीं हो जाती, वो ज्यादा हो जाती. औरंगजेब भी बहुत बड़ा अपने आप को मेमना बनता था कि हमेशा अपने हाथ में माला रख के बात करता था, और ये सारे खालिस्तानी. Absolutely, absolutely. मैंने खुशवंत सिंह की वो बुक पढ़ी है, हिस्ट्री ऑफ सिख्स, एंड आप मुझे फिर से, आपसे मैं कांटेक्ट करूंगी. आप हम लोग वी विल डिस्कस मेनी थिंग्स इन दैट बुक. मैंने काफी इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीजें पढ़ी थी उस बुक में, आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगी. थैंक यू सो मच, आपने हमको टाइम दिया. एंड मैं अपने श्रोताओं को ये बोलूंगी कि पुनीत जी को फिर से लाऊंगी मैं, एंड जरूर उनसे और भी डिस्कस करेंगे. मेरा आप लोगों से एक ही चीज कहना है कि देखिए, डिवाइड करना तो बहुत आसान है, बहुत सालों से हम लोग डिवाइड हो रहे हैं. अभी एटलीस्ट रियलाइज कीजिए आपका प्रायोरिटीज किधर है. देशभक्त बनना कुछ बुरा नहीं है. ये जो बोलते हैं ना देशभक्त, एंड ये जो दे ट्राई टू शेम यू, इन सब चीजों से बाहर निकल के आइए, देश के लिए कुछ कीजिए. अगर पुनीत जी जैसे लोग आपको इंस्पायर कर सकते, इससे ज्यादा अच्छी तो कोई बात ही नहीं है. थैंक यू, नमस्कार. एंड मेरे श्रोताओं को एक चीज बोलना है, अगर अच्छा लगा ना प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए और भी नए नए टॉपिक्स लेके आए. शुभ रात्रि. जय हिंद, जय मां भारती.